फरवरी 2026, नासिक, मुंबई। रात के करीब 11:30 बजे थे और एक 23 साल की लड़की को एक अनजान नंबर से फोन आता है। उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ एक औरत बात कर रही थी। मैं दानिश की बीवी बोल रही हूँ और तुम्हें ये शायद पता होना चाहिए था कि हमारे 2 बच्चे हैं। 3.5 साल तक उस लड़की ने उस इंसान पर आंख बंद करके भरोसा किया था। उसी ने शादी का वादा किया था। उसी के कहने पर उसे TCS के BPO ऑफिस में नौकरी लगी थी। लेकिन जो उस ऑफिस के अंदर हो रहा था वो किसी एक धोखेबाज मर्द की करतूत नहीं थी। वो एक पूरा सोचा समझा प्लान नेटवर्क था, इतना खतरनाक कि इसे तोड़ने के लिए नासिक पुलिस को 7 अंडरकवर महिला ऑफिसरों को उस ऑफिस के अंदर भेजना पड़ा। 40 दिनों तक चुपचाप, बिना किसी को बताए। और जब वो बाहर निकली तो जो सबूत उनके हाथ लगे, उसने इस केस को एक सेक्सुअल हैरेसमेंट केस से उठाकर नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बना दिया। जनवरी 2022, नासिक का देवलाली कैंप एरिया। एक नॉर्मल सा दिन था। एक 23 साल की लड़की मार्केट में घूम रही थी। उसकी BCA की डिग्री अभी कंप्लीट होने ही वाली थी। उसे नौकरी ढूंढनी थी और अच्छा फ्यूचर बनाना था। तभी उस भीड़ भाड़ भरी लवीट मार्केट में उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखता है, दानिश शेख। वो लड़की उसे जानती थी, सेम कॉलेज के थे, सेम बैकग्राउंड से। कोई स्ट्रेंजर नहीं था वो। और यही सबसे बड़ा ट्रैप था। दानिश ने बात करते करते कैजुअली मेंशन किया, मैं आजकल TCS के नासिक BPO में काम कर रहा हूँ। और फिर एक हमदर्द दोस्त की तरह उसने ऑफर किया, तेरी डिग्री कंप्लीट होने वाली है ना, जब भी जॉब चाहिए मैं TCS में तेरी हेल्प कर सकता हूँ। सोचो एक सेकंड के लिए, एक फ्रेशर के लिए बिना किसी जुगाड़ के सीधा TCS जैसी कंपनी में एक रेफरेंस मिल जाना, ये किसी लॉटरी से कम नहीं होता। उस लड़की के लिए यह एक सपने जैसा मोमेंट था और उसने दानिश पर आंख बंद करके भरोसा किया। महीने बीते, उसने अपनी BCA कंप्लीट की। दानिश ने अपना वादा निभाया और इंटरव्यू के बाद वो लड़की TCS नासिक के BPO यूनिट में एसोसिएट की पोस्ट पर सेलेक्ट हो गई। समय बीता और साल 2022 का मिडिल था। उस BPO यूनिट में तब 147 लोग काम करते थे, ज्यादातर 18 से 25 साल के नौजवान, जिनमें लड़कियां काफी ज्यादा थीं। उनकी सैलरी 10,000 रुपए से 25,000 रुपए के बीच में थी। यह वो उम्र होती है जब इंसान अपनी जिंदगी की पहली सीढ़ी पर कदम रखता है, भारी उमंग के साथ, रोशन आंखों के साथ। और उसी उमंग के साथ वो लड़की पहले दिन ऑफिस गई। अब क्योंकि दानिश उसी कंपनी में था, दोनों का मिलना जुलना और बढ़ गया। ऑफिस की कैंटीन में साथ कॉफी पीना, ब्रेक्स में साथ बैठना, शिफ्ट के बाद बातें करना, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, एक आम ऑफिस कल्चर जैसा। इसी दौरान दानिश ने उस लड़की को अपने कुछ खास दोस्तों और सीनियर्स से मिलवाया। तौसीफ अख्तर, जो कि एक टीम लीडर था, और दूसरी थी निदा खान, जो कि एक प्रोसेस एसोसिएट के रोल पर थी। बाकी उसने धीरे धीरे दूसरे और लोगों से मिलवाया, जिसमें थे रजा मेमन और शाहरुख कुरैशी। ये इन लोगों का एक फ्रेंड सर्कल बन गया। उस लड़की को लग रहा था कि उसे एक बड़ा अच्छा मेंटर मिला है और कुछ सच्चे दोस्त जो इस बड़े से ऑफिस में उसका ख्याल रख रहे हैं। लेकिन यह सब एक वेल प्लान ट्रिक थी और बहुत जल्द इस पर से पर्दा उठने वाला था। समय बीतता है और करीब जुलाई 2022 को ऑफिस ज्वाइन किए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। तभी एक दिन उस लड़की को दानिश का कॉल आता है, मुझे ना तुमसे मिलना है, कुछ अर्जेंट बात करनी है, देवलाली कैंप की खंडोबा टेकरी पर आजा। वो जगह थोड़ी सुनसान थी, पहाड़ी इलाके जैसा। लेकिन उस लड़की ने बिना किसी शक के एक दोस्त पर भरोसा करते हुए वहां पहुंच गई। नॉर्मल बातचीत की उम्मीद थी, लेकिन वहां पहुंचते ही दानिश का बर्ताव एक सेकंड में बदल गया। वो बेहद करीब आया। उसने जबरदस्ती उसे किस करने की कोशिश की। वो लड़की पूरी तरह से सुन्न रह गई। उसने दानिश को धक्का दिया और कड़ी ना कर दी और वहां से जाने लगी। तभी दानिश ने एक क्लासिकल मूव खेला। वो पिघलने की एक्टिंग करने लगा और कहा कि मैं यह इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, मैं तुझसे शादी करना चाहता हूं। 23 साल की वो लड़की, जिसकी यह पहली जॉब थी, अपने सीनियर के इस बर्ताव से डर गई थी। उसने उस वक्त साफ मना कर दिया। लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत थी। इस इंसिडेंट के बाद ऑफिस के अंदर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। दानिश, तौसीफ और निदा खान जब भी उस लड़की के साथ बैठते, बातचीत का रुख काम से हटकर धर्म पर आ जाता। शुरुआत बहुत सादी थी, हिंदू धर्म और इस्लाम की तुलना। लेकिन धीरे धीरे वो तुलना एक साइकोलॉजिकल अटैक में बदल गई। शिवलिंग के बारे में ऐसी बातें जो किसी की भी आस्था को गहरी चोट पहुंचा सकती थी। भगवान श्री कृष्ण को वुमनाइजर कहा गया। द्रौपदी को उनके 5 पतियों का हवाला देकर चरित्रहीन कहा गया। ये सिर्फ किसी की राय नहीं थी, ये उस लड़की की पहचान पर, उसके विश्वास पर एक सीधा हमला था। और यह हमला रोज होता था, पूरी प्लानिंग के साथ। धीरे धीरे उस लड़की का मन टूटने लगा और इसी टूटी हुई मेंटल स्टेट का फायदा उठाते हुए दानिश ने शादी के झूठे वादे और इमोशनल प्रेशर के जरिए उसे त्रिंबक रोड के होटल पर ले जाना शुरू किया। और वहां उस भरोसे का बार बार फायदा उठाया गया। लेकिन यह कहानी सिर्फ दानिश तक नहीं रुकती। जब तौसीफ अख्तर को दानिश और उस लड़की के बीच के रिलेशंस के बारे में पता चला
तो उसने एक अलग ही खेल खेलना शुरू किया। वो उस लड़की को डायरेक्टली धमकी देता था, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरे घर वालों को सब बता दूंगा। ऑफिस की लॉबी हो या पेंट्री, तौसीफ हर जगह उस पर प्रेशर बनाता था, गलत तरीके से छूने की कोशिश करता था। और वो लड़की डर और बदनामी के साये में घुट घुट कर जीने लगी। ना किसी को बता सकती थी, ना ऑफिस में शिकायत कर सकती थी, क्योंकि जिस इंसान के पास शिकायत जाती वो भी इस गेम का हिस्सा था। लेकिन यह बात उस लड़की को तब पता नहीं थी। समय था फरवरी 2026। दानिश की बीवी का कॉल आता है और उसी दिन वो 3 साल की सारी झूठ की इमारत एक ही कॉल में टूट जाती है। वो लड़की सीधा दानिश के पास गई। उसने सीधा सवाल किया और दानिश ने बड़ी बेरहमी से कहा, मेरा तुमसे कभी शादी करने का इरादा था ही नहीं। उस पल के बाद उस लड़की ने सीधा पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई। उसने इस पूरे रैकेट को पहली बार में ही पुलिस की नजर में ला दिया। लेकिन जब उस लड़की की FIR दर्ज हुई तब नासिक पुलिस के हाथ में सिर्फ एक बयान था, एक लड़की की कहानी। लेकिन एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स जानते थे कि जब एक लड़की इतनी हिम्मत जुटाकर आई है तो वो अकेली नहीं होगी। और वो सही थे। पहले हफ्ते में ही और महिलाओं ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट्स लिखवाई, एक के बाद एक, अलग अलग बयान, अलग अलग इंसिडेंट्स। लेकिन एक चीज सब में कॉमन थी, वही सेम लोग, वही सेम पैटर्न एंड वही सेम तरीका। अब पुलिस के सामने एक बड़ा सवाल था, ये सब कोर्ट में साबित कैसे होगा? बयान काफी थे, लेकिन एक ऐसी कंपनी के खिलाफ जिसके पास रिसोर्सेज थे, लॉयर्स थे और पावर थी, सिर्फ बयान काफी नहीं होने वाले थे। सॉलिड एविडेंस चाहिए था। और इसके लिए पुलिस ने जो प्लान बनाया वो स्ट्रेट आउट ऑफ अ थ्रिलर फिल्म था। नासिक पुलिस ने कुछ सिलेक्टेड वीमेन पुलिस को एक स्पेशल ब्रीफिंग के लिए बुलाया। उन्हें पूरी सिचुएशन समझाई गई, उनके रोल्स क्लियर किए गए और फिर 7 महिला पुलिस ऑफिसर्स को TCS के नासिक BPO यूनिट में सफाई कर्मचारी के रूप में नौकरी दिलवाई। कोई यूनिफॉर्म नहीं, कोई बैज नहीं, सिर्फ एक सिंपल रोल, हाउसकीपिंग स्टाफ। 40 दिन तक वो ऑफिसर्स वहां रही। रोज ऑफिस में आई, रोज ऑब्जर्व किया, रोज नोट किया। उन्होंने देखा कि जब भी कोई नई फीमेल एम्प्लॉय ज्वाइन करती थी उसे सबसे पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाता था। शुरुआत में ग्रुप बिल्कुल नॉर्मल लगता, लेकिन धीरे धीरे उस ग्रुप में वल्गर मैसेजेस आने लगते, हिंदू देवताओं के खिलाफ घिनौनी टिप्पणियां आने लगती। और फिर वो लोग ऑब्जर्व करते कौन रिएक्ट करता है, कौन अनकंफर्टेबल होता है, कौन इग्नोर करता है। जो लड़की ग्रुप छोड़ देती उस पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन जो लड़की रुक जाती तो वो लड़कियां उनका इजी टारगेट बन जाती। इस टारगेट को फिर अलग अलग ग्रुप्स में शिफ्ट किया जाता था। पहले ट्रस्ट जीतो, फिर दोस्ती की आड़ में करीबियां बढ़ाओ, फिर हिंदू धर्म के खिलाफ जहर उगलना शुरू करो। और जो लड़कियां इकोनॉमिकली वीक होती उन्हें प्रमोशन और अप्रेजल का लालच दिया जाता। और जो लड़कियां मना करती उनका वर्कलोड इतना बढ़ा दिया जाता कि वो खुद नौकरी छोड़ देने पर मजबूर हो जाती। ये कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, ये एक कोऑर्डिनेटेड सिस्टम था। 2021 से एक्टिव, प्लान्ड और फंडेड। 40 दिन के बाद जब वो 7 ऑफिसर्स बाहर निकली, उनके हाथ में थे 40 से ज्यादा CCTV फुटेजेस, 78 से ज्यादा एनक्रिप्टेड चैट्स और कॉल रिकॉर्ड्स। और फिर शुरू हुई अरेस्टिंग की कार्यवाही, एक के बाद एक 7 अरेस्ट्स। दानिश शेख, तौसीफ अख्तर, रजा मेमन, शाहरुख कुरैशी, शफी शेख, आसिफ अंसारी और सबसे शॉकिंग अरेस्ट अश्विन चेनानी। अश्विन चेनानी पॉश कमेटी का ऑपरेशंस मैनेजर था, जिसका काम था कि इन लड़कियों की शिकायतें सुनना, उन्हें इंसाफ दिलाना, उन्हें प्रोटेक्ट करना। लेकिन उसी ने पॉश एक्ट के ऊपर करे गए हंड्रेड्स ऑफ ईमेल्स और डजन्स ऑफ रिटन कंप्लेंट्स, सब कुछ जानबूझकर दबा देता था। वो आई हुई सारी फॉर्मल पॉश ईमेल्स और कंप्लेंट्स को वहीं डिलीट कर देता था। एक भी कंप्लेंट TCS के मुंबई हेड ऑफिस तक नहीं पहुंचती थी। जिस इंसान पर सबसे ज्यादा भरोसा था वही सबसे बड़ा दुश्मन निकला। लेकिन पुलिस की सबसे बड़ी चैलेंज अभी बाकी थी। इस पूरे नेटवर्क की अलेज्ड मास्टरमाइंड निदा खान अभी भी पुलिस की पकड़ से बहुत दूर थी, यानी वो फरार हो गई थी। लेकिन जब ये बात नासिक की अदालत को पता चली तो अदालत ने निदा खान को गिरफ्तारी से बचाने के लिए तुरंत मना कर दिया और उसके खिलाफ सर्च वारंट जारी कर दिया। 7 लोग गिरफ्तार हुए जिन पर 9 FIR दर्ज हुई और इसी के साथ TCS का नासिक BPO सिक्योरिटी कंसर्न कह के बंद करना पड़ा। लगता था केस सॉल्व हो गया, लेकिन जब अगली हियरिंग हुई तो वकीलों ने बताया कि निदा खान अभी 5 से 7 वीक प्रेग्नेंट है और वो अभी अदालत में हाजिर नहीं हो सकती। लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स के लिए ये सिर्फ एक शुरुआत थी। जब SIT ने आरोपियों के फोन्स, लैपटॉप्स और एनक्रिप्टेड डिवाइसेस खोलने शुरू किए तो अंदर से जो निकला वो सिर्फ एक ऑफिस स्कैंडल नहीं था। एक कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय ने पुलिस को सीधा बताया, इन्हें बाहर से पैसा मिलता था हर सक्सेसफुल कन्वर्शन के बाद। पैसा बाहर से, हवाला चैनल्स के जरिए, और यह पैसा आ रहा था मलेशिया से। जैसे ही यह एंगल सामने आया, NIA ने इस केस में अपना कदम रखा।
लोकल पुलिस के हाथ से की डॉक्यूमेंट्स और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स एनआईए के हाथ में चली गईं। और अब उनका फोकस था एक ही सवाल पर, यह पैसा कहां से आया, कैसे इंडिया पहुंचा और कैसे यूज किया गया। और ठीक इसी वक्त टाटा सन्स के चेयरमैन चंद्रशेखरन ने पहली बार पब्लिकली इस केस पर बात की। उन्होंने गहरी चिंता जाहिर की और एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन का ऐलान किया कि जो भी हुआ उसके लिए जिम्मेदार कौन है। टीसीएस ने ऑफिशियली क्लेरिफाई किया कि निदा खान एचआर मैनेजर नहीं थी, वो एक प्रोसेस एसोसिएट और टेलीकॉलर थी। लेकिन यह क्लैरिफिकेशन उन 9 लड़कियों का दर्द कम नहीं कर सकती थी, क्योंकि यह केस 2 बिल्कुल अलग नजरियों से देखा जा रहा है। एक नजरिया यह है कि लोग कहते हैं यह एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क था, एक सोचा समझा प्लान। दानिश, तौसीफ, निदा, रजा, शाहरुख, अलग अलग लोग एक ही तरीके से काम करते हुए। व्हाट्सएप ग्रुप, ट्रस्ट जीतो, धर्म पर अटैक करो, ब्लैकमेल करो, ये कोइंसिडेंस नहीं लगता। और फॉरेन फंडिंग, हवाला कनेक्शंस, ये सिर्फ एक ऑफिस का मामला नहीं लगता। लेकिन दूसरी ओर लोग कहते हैं कि मीडिया ने इस केस को जरूरत से ज्यादा एक स्पेसिफिक रंग दे दिया कि निदा खान जो एचआर मैनेजर बताई जा रही थी वो एक्चुअली सिर्फ एक टेलीकॉलर थी जिसके पास कंपनी में कोई बड़ी पावर ही नहीं थी, कि कुछ एलिगेशंस अभी भी कोर्ट में प्रूव नहीं हुए और कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एक क्राइम जरूर था। लेकिन क्या पूरा खेल एक ऑर्गेनाइज्ड कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा था? यह अभी भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन एक बात दोनों तरफ के लोग मानते हैं, 9 एफआईआर, 8 अरेस्टेड और 9 विक्टिम्स लड़कियां। एक ही पैटर्न, एक ही ग्रुप। इन लड़कियों के साथ जो हुआ वो कभी नहीं होना चाहिए था। और इस सब के बीच एक औरत, निदा खान, अभी भी कहीं छिपी हुई है। एसआईटी की 3 अलग टीम्स मुंबई, मुंब्रा और पुणे में इस वक्त उसकी तलाश में है। 27 अप्रैल को कोर्ट में सुनवाई थी और पुलिस का एक ही टारगेट था कि निदा खान उस सुनवाई से पहले उनके हाथ में हो। जनवरी 2022 में एक लड़की सपने लेकर एक ऑफिस में दाखिल हुई थी और आज 2026 में वो लड़की और उसके जैसी 8 और लड़कियां इंसाफ का इंतजार कर रही है। ये केस अभी खत्म नहीं हुआ। आप ही बताओ, क्या ये सिर्फ एक कॉर्पोरेट स्कैंडल था या कुछ बहुत ज्यादा बड़ा? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर इन 9 लड़कियों की आवाज हर घर तक पहुंचनी चाहिए तो ये वीडियो एक बार शेयर जरूर करना। तब तक के लिए पीस।